जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी और देन आपसे कहा था कि आप इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। मैं वो डेटा सिर्फ ले आऊं। ये वाला जाहिद वाला था, जैद वाला। तो आप में से किसी ने इसको सॉल्व किया है? Z drove an average speed of 30 miles per hour for the first 30 miles of a trip, at a speed of 60 miles an hour for the next 30 miles, at a speed of 90 miles an hour for the remaining 30 miles, if he had no stop during the Z average speed in miles per hour for the entire trip। भी आपको कैलकुलेट करना था। आई थिंक सो कि किसी ने भी इसको जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया। चले वो मैं आगे पीछे हो गई, मैं करता उसको। नहीं, किसी ने भी इसको नहीं किया। चले अच्छा, बहुत ज्यादा चूंकि मेरा कंसर्न यहाँ पर कुछ इस तरह से ही है, थोड़ा सा जाके समझ आ जाए कि क्यों ऐसा करना है तो फिर इजी हो जाएगा। बाकी ये हार्मोनिक मीन क्या है, कब यूज करना है, पहले जरा एग्जांपल देखें और फिर हम जो है वो इससे हम लोग जो है वो लेंगे कि किस तरह से आप इस चीज को जो है वो ऑपरेट करें। एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। Z drove an average speed of 30 miles an hour। उसकी मैं लिख लेता हूं डेटा क्या था। उसकी स्पीड थी 30 miles an hour। 30 miles an hour for 4 hours। 4 hours तक वो जो है वो इसी स्पीड से उसने जो है वो 4 hours तक इसी स्पीड से उसने ट्रेवल किया है। तो आप समझ लें ये टाइम आ गया पर 4 hours। स्पीड 30, 4 घंटे तक वो इसी 30 की स्पीड से मूव किया है। फिर उसकी स्पीड हो गई 60, शहर से बाहर निकल गया, रश कम था, और अगले जो 4 घंटे है वो कहता जी वो इस स्पीड के साथ उसने ट्रेवल किया है। और अगर वो कोई स्टॉप नहीं करता तो टोटल 8 घंटे बन जाते हैं, 8 आवर्स। व्हाट वाज हिज स्पीड इन माइल्स पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। इस वक्त ये मैंने स्पीड का फार्मूला, फिजिक्स का फार्मूला पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे अब डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगा, अगर वो 30 की स्पीड से चलता है 4 घंटे में, वो 120 किलोमीटर, और ये 240 किलोमीटर, ये 240 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा। देन आप इसको जो है वो ऐड कर लें, 360। तो यहां पर डिस्टेंस जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 360 किलोमीटर ओवर हाउ मच टाइम, इन 8 आवर्स। इन 8 आवर्स। और इसको अगर आप सॉल्व करें, 32, 4, 50 माइल्स एन आवर उसके पूरे ट्रिप की स्पीड बनती, पूरे ट्रिप की। ये मैंने फिजिक्स को लेके सॉल्व कर दिया। अब देखिए उसने क्या कहा था, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड उसने कहा था ना, एक दफा उसकी स्पीड, डेटा हमारे पास क्या है समझने, स्पीड का है। डेटा तो वही होता है जिसको आपने एवरेज करना होता है। उसने एवरेज टाइम तो नहीं कहा, एवरेज स्पीड का। समझ लो ये मेरे पास एक्स है, डेटा एक्स है। एक और वे भी था, और वो क्या था, आप क्या करते, आप सिंपली एवरेज की बात थी, आप मीन फाइंड कर देते, समेशन एक्स ओवर एन। एक दफा एक्स 30 है, एक दफा 60 है, दो डेटा सेट्स हैं, 90/2 तो ये 45, सेम आंसर। तो फिर इस चक्रों में पढ़ने की क्या जरूरत है आपको, जब आंसर ही उसने कहा ना एवरेज स्पीड। मैंने आपको मीन पढ़ाया हुआ था, मैं अरिथमेटिक मीन की इस वक्त बात कर रहा हूं। मैंने इस वक्त मीन पढ़ाया था, तो मैंने क्या किया, वही मीन वाला फार्मूला यूज किया और कह दिया कि जी आप जरा अरिथमेटिक मीन से भी कर लेते तो आंसर तो वही आ जाना था, 45 माइल्स एन आवर।
फिलहाल तो ये बात ठीक है कि जी हम आगे से यही काम किया करेंगे कि अगर हमें स्पीड का डेटा दे दिया जाए तो देन एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो हम ये वाला जो एवरेज वर्ड है, क्योंकि एवरेज मुख्तलिफ मेथड से हम मैंने आपको बताई है, तो ये AM वाला मेथड जिसे आप सिंपली मीन भी कह देते हो, यानी कि स्पीड के डेटा के ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा के, और आंसर तो वही आएगा जो कि हमने ये सारी फिजिक्स करके भी किया। अच्छा, बाकी जरा स्टेटमेंट छोड़ दें, मैं एक और क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लूं, फिर मैं दोनों को जो है वो कंक्लूड करूंगा। तो मैंने फिलहाल कह दिया, सुजेस्ट कर दिया कि जी वो सारा डिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इज दैट कि जी स्पीड का डेटा सेट था, एक दफा स्पीड 30 थी, एक 60 थी, स्पीड की एवरेज करनी है ना, स्पीड की, तो ऐड करके मैंने 45 किलोमीटर, बल्कि माइल्स है, माइल्स एन आर, और देन सॉल्व कर दिया। बड़ा सिंपल था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जरा उधर उधर ही एक डेटा सेट है, मैं ख्याल ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, एक मिनट। पेज नंबर है जी आपके पास 22 और एग्जाम्पल नंबर है 25। पेज 22 एग्जाम्पल नंबर 25 है, मैं इसको रीड कर रहा हूं। Zeth drove at a speed of 30 miles per hour for the first 30 mile of a trip. Speed again उसी तरह से 30 miles an hour, और इस दफा डिस्टेंस उसने बताया है कि उसने 30 माइल का जो डिस्टेंस है इसी स्पीड के साथ किया है, 30 माइल की ट्रेवलिंग की है। और इस वो वर्ड जो यहाँ पर एवरेज का है ना, यहाँ पर इससे मुराद ये होती है कि एक्चुअली 4 घंटे में उसकी स्पीड कम ज्यादा होगी, लेकिन वो 30 एवरेज बन गई ना। अच्छा, अगला जो उसने डिस्टेंस कवर किया है दैट इज द 60 माइल्स, और अगले जो 30 मील हैं वो उसने इसी डिस्टेंस के साथ कवर किए हैं। क्वेश्चन, एवरेज स्पीड बताना। मैं पहले वो फिजिक्स वाला मेथड अडॉप्ट करता हूं जैसे कि पिछली एग्जांपल में कहा, और उसके बाद कहा कि दोनों तरह से अगर आंसर ही सेव आने तो ये एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। अच्छा, स्पीड जो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और इस वक्त मुझे टाइम रिक्वायर है, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड आ जाएगा। डिस्टेंस ओवर स्पीड 30/31 आवर में वे डिस्टेंस कवर करेगा। 30 डिवाइडेड बाय 60 तो 0.5 आवर्स में ये डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम 1.5 आवर्स लगेंगे कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर, माइल का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 1.5 आवर्स लगेंगे। अब स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, 60 ओवर 1.5, तो आंसर आ गया 40 माइल्स एन आवर। अब अगर स्टेटिस्टिक्स यूज करें ये वाली, तो इससे तो आंसर डिफरेंट नहीं आ रहा था, 45 माइल्स एन आवर, और अब क्या आंसर आ रहा है 40 माइल्स एन आवर। पहले तो ठीक था, पहले तो ठीक आया था ना आंसर, उस मेथड से किया तो 45, इस मेथड से किया तो 45, आपने कहा चले ये आसान है। अब गड़बड़ हो गई, लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें मैंने कोई गलती नहीं की, ये बिल्कुल ठीक है। आंसर इधर भी 40 से आना चाहिए था, लेकिन अब 45 आ रहा है। पिछली दफा तो हम बड़े खुश हुए कि जी मेथड बड़ा शॉर्ट सा हाथ आ गया है, आंसर उधर से भी सेम इधर से भी सेम, और अब इस दफा थोड़ी गड़बड़ हो गई। एक्चुअली हमने यही आपको सिखाना है, मीन कौन सा यूज करना था। मैंने एक दफा अरिथमेटिक मीन यूज किया है और आंसर ठीक आ गया, दूसरी दफा फिर अरिथमेटिक मीन यूज किया है और अब आंसर ठीक नहीं आ रहा। ये जो इस वक्त डिस्कशन की है, ये सिर्फ आपको दो चीजें समझाने के लिए की है, और वो क्या है कि एक और मीन भी होता है जिसे हम हार्मोनिक मीन कहते हैं, एक और मीन भी है जिसे हम हार्मोनिक मीन का नाम देते हैं। पहले तो हम जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन इज अ यूजफुल measure of central tendency for averaging data that are in rates। कहता है उस डेटा सेट के लिए ये अप्रोप्रिएट है
जो कि रेट्स की फॉर्म में हो। देखिए जो रेट्स और रेशियो में फर्क होता है ना, फर्ज करें अगर मैं ये आपको कहता हूं कि किसी स्टूडेंट ने पहले दिन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 5 किलोमीटर, और दूसरे दिन 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। कंपैरिजन करना कंसर्न है तो हम रेशियो से करते हैं, आप ऐसे करते हैं ना। और एक ये भी मेथड है लिखने का, जिसको आप कह सकते हो 1:2 रेशियो, ठीक है ना, 1:2। इसके यूनिट्स नहीं होते, इसके यूनिट्स नहीं होते। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, याद है ना, दोनों जगह मैंने डिस्टेंस ही लिया हुआ है। लेकिन जब आप ये लिखते हो, रेट की कोई बात करते हो या कोई स्पीड की जैसे बात हो रही है, तो हम लिखते हैं 60 किलोमीटर इन 2 hours, तो इसकी स्पीड बन गई 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो ये भी रेशो ही है। तो जो रेट होता है ना, रेट, ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज का होता है। देखिए ऊपर डिस्टेंस है, नीचे क्या है, टाइम है, इसके साथ यूनिट भी आएंगे, ये रेशो नहीं है। पिछली दफा क्या किया, कुछ ऐसे करके लिखा, मैंने कहा ये तो रेशो है। तो रेशो क्या चीज होती है, सिमिलर का क्वांटिटी का कंपैरिजन करना। तो मैं यहां पर ये नहीं देख रहा कि डिस्टेंस ज्यादा है कि टाइम ज्यादा, ये तो कंपैरिजन बनता भी नहीं है, इसलिए इसे रेट कहते हैं ना, रेट्स। तो ये रेशो और रेट में यही फर्क होता है। रेट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज, रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। तो यहां पर मैंने एग्जांपल के तौर पर कहा स्पीड, और भी हो सकते हैं। अच्छा, जब आप लिखते हो रेट में, तो एक न्यूमिनेटर में क्वांटिटी होती है, न्यूमिनेटर में, और एक क्वांटिटी जो होती है वो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी जो है वो कहलाएगी। एक न्यूमिनेटर में क्वांटिटी है और एक क्वांटिटी जो है वो डिनोमिनेटर में होती है। इन एवरेजिंग रेट्स, इफ न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट, न्यूमिनेटर यानी कि जिसका भी आपने एवरेज करनी है रेट्स में, जाहिर है एक न्यूमिनेटर में क्वांटिटी होगी, एक डिनोमिनेटर में जरूर होगी। कहता है जी कि जिसकी भी आपको कैलकुलेशन रेट की एवरेज करनी हो, तो आपने देखना है कि अगर तो न्यूमिनेटर कांस्टेंट हो, ये न्यूमिनेटर ये अगर कांस्टेंट हो, तो फिर आप हार्मोनिक मीन यूज करेंगे तो वो ठीक आंसर देगा। एंड इफ डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, नीचे वाला ये अगर कांस्टेंट हो, देन अरिथमेटिक मीन इज अप्रोप्रिएट। तो फिर इसका मतलब रेट्स में तो फिर दोनों ही चल जाएंगे ना, हार्मोनिक मीन भी पॉसिबल है और एट द सेम टाइम अरिथमेटिक मीन भी है, तो दोनों ही है। इस चीज की केयर करनी है, देखना ये है न्यूमिनेटर में जो चीज दी गई है वो कांस्टेंट है, या डिनोमिनेटर में जो चीज दी हुई है वो कांस्टेंट है। उसकी बेस पर फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हार्मोनिक मीन यहां पर अप्लाई होना चाहिए या अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन तो आपको पता है क्या फार्मूला है, समेशन एक्स ओवर एन। याद है ना, मैंने एक दफा ये फार्मूला लगाया था ना अभी, जो आपसे एग्जांपल शेयर की, और ठीक आंसर भी लिया था। उसकी रीजन अब आपको समझ आएगी कि क्यों ये ठीक आंसर दिया था। पहले ये देख लेते हैं कि हार्मोनिक मीन का एक्चुअली फार्मूला है क्या। सिचुएशन हमें समझ आ गई कि रेट्स का डेटा सेट हो, लेकिन न्यूमिनेटर में जो चीज आ रही हो वो कांस्टेंट हो, तो हार्मोनिक मीन जो है वो हम सुटेबली यूज करेंगे। डेफिनेशन कह लें, इसकी कोई नोटेशन नहीं है, इसलिए मैंने उसे एचएम में ही लिख दिया, जीएम का जीएम ही लिख देते हैं। अरिथमेटिक मीन का जरूर एक्स बार लिखते हैं। द हार्मोनिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज, मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, वन फर्स्ट वैल्यू सेकंड थर्ड एन है, इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है वैल्यूज को ऐसे लिखना, वैल्यूज एक्स को कहते हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, अब 2 दफा रेसिप्रोकल आ गया। नो नीड कि आप इस डेफिनेशन को रटा लगाते रहे, समझते रहे, समझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एज सच नहीं है। बस सिर्फ इसका फार्मूला देखें क्या है। फार्मूला इसका ये है, पहले तो ये हो गया वैल्यूज का रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू, ये वैल्यूज, तो ये वैल्यूज का रेसिप्रोकल। अगर सिर्फ इतनी स्टेटमेंट होती, ये वाली अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज, ये होगी रेसिप्रोकल वैल्यूज। मीन कैसे लेते हैं, जिसका भी मीन लेना सम करके वैल्यू से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये रेसिप्रोकल नहीं मैंने कहीं यूज किया। इसी को उलट कर दें, उलट करना ही होता ना,
x को उलट किया 1/x, इसको उलट कर दिया। चले अब डेफिनेशन याद करें, आपने कहा खुद ही तो कहा था रहने दें भाई, उस वक्त आपके लिए मुश्किल थी, अब आपके लिए आसान है। क्या? रेसिप्रोकल ऑफ किसका? उल्टी साइड से स्टार्ट कर दें, वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले, वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लिया, उसका अरिथमेटिक मीन लें, अरिथमेटिक मीन ले लिया, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दिया, उलट कर दिया। ये हो गया हार्मोनिक मीन का फार्मूला। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या बन गया? n ओवर समेशन 1/x। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? समेशन x ओवर n, और ये बिल्कुल ही उसके उलट। अनग्रुप डेटा था, हार्मोनिक मीन का फार्मूला, और आपके पास ये, और कब यूज करना है ये सिचुएशन भी बता दी, ये सिचुएशन भी बता दी। अब जरा उस एग्जांपल पे भी जाते हैं, लेकिन पहले जरा ये एग्जांपल पढ़ते हैं, मतलब एग्जाम में आ गई। जाहिद ड्रोव एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 माइल्स एन आवर, स्पीड आ गई, डेटा हमारे पास स्पीड का ही है, एवरेज हमने स्पीड ही करनी है, ये चीज सिर्फ यूज होनी है। लेकिन साथ जरा देखें क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ 30 माइल्स एन आवर फॉर द फर्स्ट 30 माइल्स ऑफ अ ट्रिप, फॉर द फर्स्ट 30 माइल्स ऑफ अ ट्रिप, डिस्टेंस पहले जो 30 थे वो उसने इससे कवर किए, एंड एट स्पीड ऑफ 60, ये दूसरा डेटा आ गया, 60 माइल स्पीड हो गई पर आवर फॉर द नेक्स्ट, अगले 30 किलोमीटर उसने इसी स्पीड से तय किए, एंड 90, अब तीसरा डेटा आ गया 90 फॉर द रिमेनिंग 30 माइल्स, फॉर द रिमेनिंग 30 माइल्स। इफ ही सॉ कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, स्पीड रेट है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जरा नोट करें, ठीक है स्पीड की एवरेज तो करनी है, क्या डिस्टेंस फिक्स है, टाइम फिक्स है? डिस्टेंस हर जगह के अंदर 30 ही कर रहा है, डिस्टेंस इज फिक्स। डिस्टेंस किधर है? न्यूमिनेटर में। न्यूमिनेटर में अगर कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट डिस्टेंस है 30, फिर दोबारा 30, फिर दोबारा 30, न्यूमिनेटर में कांस्टेंट हो तो क्या करते हैं? हार्मोनिक मीन। तो इस डेटा सेट पे अगर आप हार्मोनिक मीन अप्लाई करोगे एज डिस्टेंस, distance is in numerator, is constant, which is 30 miles, so harmonic mean is appropriate here. सोचना ही नहीं है। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या करते हैं? वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दिया 0.0611, और हार्मोनिक मीन क्या था? तीन वैल्यूज थी, 3 ओवर 0.0611, 49.10 माइल्स पर आवर इज द एवरेज स्पीड, इज द एवरेज स्पीड। क्यों मैंने हार्मोनिक मीन से काम लिया है? इसलिए कि मेरे पास डिस्टेंस जो है वो चेंज। अच्छा, ये जो दूसरी एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की थी 30 और थी 60, डिस्टेंस उसमें भी 30-30 था, लेकिन और मैंने कहा था ना आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो एक्चुअली हमें अरिथमेटिक मीन नहीं वहां लगाना चाहिए, हमें वहां पर हार्मोनिक मीन लगाना चाहिए। 1/30 प्लस 1/60, और आप देखेंगे इससे बिल्कुल सही आंसर आएगा। फिजिक्स वाले भी यही कहते थे और हमने भी उसका यही आंसर फाइंड किया। तो वो जो एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की थी उसमें चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट था, स्पीड में डिस्टेंस न्यूमिनेटर में आता है, तो स्पीड की एवरेज करनी है, डिस्टेंस न्यूमिनेटर में है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हार्मोनिक मीन वाले मेथड से करेंगे तो सही आएगा। अगर आप उसे अरिथमेटिक मीन वाले मेथड से करेंगे तो वो आंसर 45 आ जाएगा, जो कि रॉन्ग है। इसमें मैंने हार्मोनिक मीन इसलिए यूज किया कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या था? कांस्टेंट था ना, मैंने लिखा नहीं, नाम मैं यूज करना है ना, वो फिजिक्स की जानिब जाना है, हम तो स्टेट्स पढ़ रहे हैं, हम तो तीसरा मीन पढ़ रहे हैं, बस इतना देखना है कि हमें क्या चीज अप्लाई करनी थी। इन एवरेजिंग if numerator is constant, harmonic means are appropriate, अभी किया है, and if denominator is constant, arithmetic mean is appropriate. अब जरा एग्जांपल, Zahid drove an average speed of 30 miles per hour for the 4 hours, speed 30, time 4 hours दिया हुआ है, and then at an average speed of 60, time for the next 4, इस वक्त टाइम कांस्टेंट, टाइम किधर है? डिनोमिनेटर में कांस्टेंट, और अगर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आ जाए तो देन अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला यूज करेंगे स्पीड के ऊपर, तो एवरेज स्पीड का आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो मैंने इसको अरिथमेटिक मीन से कर दिया।
दैट इज 90/2 45। अब चाहे वो आप डिस्टेंस और टाइम करके इस फार्मूले से करके देखें तब भी आंसर 45, और इस फार्मूले से करके देखें तब भी आंसर 45। और पिछली एग्जांपल में अगर आप डिस्टेंस ओवर टाइम वाले फार्मूले से करके देखेंगे तो तब भी आंसर 49.10 आएगा, और हार्मोनिक मीन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो तब आंसर जो है दोनों के मैच करेंगे। बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि रेट्स हो, दो चॉइसेस हैं, या अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन, वो डिपेंड करता है कि कौन से जो है वो इसमें कांस्टेंट है। As time which is in denominator is constant, so arithmetic mean is appropriate। और ये मैंने arithmetic mean से इसका आंसर फाइंड आउट कर दिया। ये तो था अनग्रुप डेटा सेट हो तो हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है। फिर लिख रहा हूं n ओवर समेशन 1/x। ग्रुप डेटा में मैंने कहा था इसे समेशन f कर दे, और जहां समेशन लिखा हुआ है वहां f कर दे। हार्मोनिक मीन का ग्रुप डेटे का फार्मूला बन गया, ग्रुप डेटे का। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें इसकी। ये जो कैलकुलेशंस है ना, f फॉर समेशन f फॉर 1/f, ये याद करें कि मैंने आपको थर्ड लेक्चर में दो घंटे लगा के सिर्फ यही एक कैलकुलेशन सिखाई थी। x क्या होता है ग्रुप डेटे में? मिड पॉइंट्स। कैसे फाइंड होता है? इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दिया, मिड पॉइंट्स आ गए। अब क्या करना है? f को x से डिवाइड करना है, f डिवाइडेड बाय x, रीडिंग आ गई। फिर सम करना है, सम आ गया। अब समेशन f से डिवाइड कर देना, समेशन f कितना है? 37, उससे आपने डिवाइड कर दिया तो 37 ओवर 6.632 5.58। आल्दो ये कोई रेट रूट की बात नहीं कर रहा था, तो एग्जामिनर ने हमें फोर्सफुली कहा है कि या बस इसके ऊपर देखिए। अब अगर वो आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेगा तो वो आपसे पूछेगा कि जी अगर इस डेटे पे क्या अप्लाई करोगे, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो आप देख लें। अब यहां पर वो चेक करना चाहता है कि क्या बच्चों को हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना आता है, तो उसने आपको फोर्सफुली कह दिया कि जी इस डेटे का आप हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट करके दिखाएं। तो हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा एंड हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा सेट, ठीक है। नोट है, हार्मोनिक मीन ऑफ द डेटा इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इफ एनी वैल्यू इन द डेटा इज 0। अगर डेटा में कोई वैल्यू 0 आ जाती है, 0, तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। रीजन ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1/x करना है ना कैलकुलेशन के लिए, 1/x, और 1 एक वैल्यू फर्ज करे 0 तो 1/0। डोंट से इन्फिनिटी, नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। अगर वो हम सॉल्व भी नहीं कर सकते तो फिर तो हार्मोनिक मीन नहीं आएगा। तो ये केयर करनी है आपने। नेगेटिव का कोई मसला नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन में 0 और नेगेटिव दोनों के लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन हार्मोनिक मीन में 0 वैल्यू का डेटे में आ जाना जो है वो पॉसिबल नहीं रहता कि आप उस डेटे का हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट कर पाए। नेक्स्ट, हार्मोनिक मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ आउटलायर। अब ये आउटलायर क्या चीज है, ये मुझे नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करना। रिलेशंस है तीनों में रिलेशंस चल रहे हैं, यानी कि एक ही डेटा पे अगर आप AM कैलकुलेट कर लें, GM कैलकुलेट कर लें या HM कैलकुलेट कर लें, ठीक है, अगर तो उनकी वैल्यू सारी डेटा की डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है सब। लाइक एक डेटा सेट है, उसके ऊपर आप ऐसा ही 2 3 5 तीनों मुख्तलिफ हैं। अब आप इसके ऊपर AM भी कैलकुलेट करें, GM भी कैलकुलेट करें, और अगर HM भी कैलकुलेट करें, नोट करेंगे लार्जेस्ट आंसर विल बी AM, देन GM एंड स्मॉलेस्ट आंसर विल बी HM। ये जरूर इसी तरतीब से आएंगे। एक ही डेटा सेट हो, वैल्यूज डिफरेंट हो, AM GM HM कैलकुलेट करें, largest answer for the AM, then for the GM and the smallest answer for the HM। लेकिन अगर तमाम वैल्यूज आइडेंटिकल हो, 2 2 2 तमाम वैल्यू ऑल, तो देन तीनों के आंसर सेम आएंगे। फिर नहीं AM बड़ा आएगा और GM से, GM और HM से, फिर नहीं आएंगे।
फिर सेम आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, एक तो ये है कि आपके पास फर्ज करें एक डेटा दिया हुआ है और उस डेटा सेट से आप एएम कैलकुलेट कर लेते हो, एएम, उस डेटा सेट से एचएम कैलकुलेट कर लो। जीएम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। अगर मैं अनग्रुप डेटा की बात करूं, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसका भी फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है समेशन एक्स ओवर एन, इसका भी फार्मूला पढ़ा हुआ है एन ओवर समेशन 1/x। मैं आपको कह रहा हूं इस फार्मूले की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपके पास एएम और जीएम आते हैं, क्या करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर रूट ले ले, एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो जीएम का आएगा। जो जीएम का आंसर आएगा एग्जैक्टली वही आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। यानी कि एएम जीएम एचएम किस तरह से ये रिलेट करते हैं। अगर किसी डेटे का एएम और जीएम या दोनों, एक्चुअली तीनों में से कोई दो पता हो तो आप तीसरा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने की बजाय आप इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो देन आप फाइंड कर सकते हैं। तो जीएम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एएम एंड एचएम। तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब तीन एवरेज फिलहाल हमने पढ़ी, कब हमें अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं, कब ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं और किन सिचुएशन में हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं with its drawbacks। When mean is misleading, arithmetic mean की बात हो रही है कि although ये बड़ा हमारा क्या कहते हैं ओल्ड फ्रेंड है और बड़ा साथ दिया उसने अभी तक, मसला ये था हमें आता ही ये था, हम इसी को ही दोस्त समझते थे कि बस दुनिया में यही हमारा दोस्त था, इसी से काम हम चला रहे थे। लेकिन इसका तो एक प्रॉब्लम भी है, जैसे पाकिस्तान की कभी पाकिस्तान को कभी भी दोस्ती की कोई बात हो, भाग के चाइना के अलावा शायद दुनिया में हमें कोई दोस्त ही नहीं नजर आता। और चाइना अपने मफादात के भी तो पीछे पड़ा हुआ है ना, वो अपना रूट लेना चाहता है, वो जो ग्वादर का है, ठीक है हमारे भी प्रॉब्लम है तो उसका भी तो है, उसका कहते हैं जी एक स्टेट तक पहुंचना हो तो घूम घमा के शायद वो 48 घंटों में उनकी जो ट्रांसपोर्ट है, बसें और ट्रक वगैरह लोडर पहुंचते हैं। और अगर ग्वादर के थ्रू जाएंगे तो सीधा ही शायद कोई कहते हैं कि 18-20 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। तो उनके तो इतना फ्यूल और टाइम बच गया ना। मिसलीडिंग, हमें कुछ कह रहा है कर कुछ रहा है। तो मीन के साथ भी यही मसला है। मीन कब मिसलीडिंग है, मीन कब यूज नहीं करना, मीन कब प्रॉब्लम करेगा अगर आप उसको यूज वहां पर करेंगे। पहला सिचुएशन, व्हेन objective is to find the value that are exactly at the center of the data। अगर मैं आपको कहूं कि एक डेटा सेट है, इसकी एक वैल्यू बस बताएं जो बिल्कुल दरमियान में आए, यानी आधी वैल्यू उससे कम हो जाए, आधी वैल्यू उससे ज्यादा हो जाए। जब भी हम सेंटर की बात करते हैं तो डेटा अरेंज करना सबसे पहला प्रॉब्लम। देखिए ना, आप तीन भाई हैं, फर्ज करें आपसे एक छोटा भाई है, आपसे एक बड़ा भाई है और आप सेंटर में हो, और कोई आपसे पूछता कि यार आप में दरमियान में कौन है, और आप क्या करो, सबसे आखिर में खड़े हो जाओ, दरमियान में बड़े भाई को खड़ा कर दो, कह जी दरमियान में बड़ा भाई है। भाई वो डेटा अरेंज करेंगे ना तो छोटा फिर बड़ा, आप दरमियान में हो। ये नहीं कि जिस मर्जी तरतीब से खड़ा कर दिया, कहता ये देखें ये दरमियान में हो गया। तो डेटे को अगर अरेंज कर लिया जाए और कंसर्न हो कि डेटा के बिल्कुल सेंटर में कौन सी वैल्यू है, एग्जैक्टली सेंटर। आप कहेंगे 10 वैल्यूज है तो हम जरा 10 वैल्यू का मीन ले लेंगे, वो एक वैल्यू आ जाएगी, वो बिल्कुल सेंटर में होगी। कतन नहीं, ऐसा नहीं है। लाजमी नहीं है कि डेटे का जो मीन होता है वो बिल्कुल वो वैल्यू आ जाए जो कि डेटा के सेंटर में आती है। तो फर्ज करें अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये हो तो अब क्या करूं, मीन यूज करूं तो बिल्कुल नहीं करना। कब? पहली सिचुएशन, व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वैल्यू व्हिच इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डेटा। सेकंड, व्हेन डेटा कंटेन्स आउटलायर, जो 2-3 दफा उसका जिक्र हुआ। आउटलायर किसे कहते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज और स्मॉल वैल्यू दैट आर नॉट कंसिस्टेंट विद रेस्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज, जो बाकी वैल्यूज की तरह की ना हो, या तो उससे काफी बड़ी हो, कितनी वो कोई पता नहीं, वो डिस्कस करेंगे, या उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मॉल हो, एक्सट्रीम भी कह देते हैं उसको। टेक्निकली हम क्या वर्ड बोलते हैं? आउटलायर। आउटलायर, लाइक आपकी क्लास है और आपकी क्लास में वो क्या मोहम्मद रियाज शायद नाम है उसका, जिसका कद पता नहीं 8 फुट 3 इंच है,
तो वो आपकी क्लास में बैठेगा तो आउटलायर बनेगा ना हाइट वाइज, ठीक है ना। और इसी तरह से पता नहीं वो कितने 1000 पाउंड का वो किसी शख्स का वजन था, वो आपकी क्लास में बैठ जाए वेट वाइज, आउटलायर। तो आउटलायर कोई भी ऐसी वैल्यू जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज या स्मॉल हो उसको हम आउटलायर। तो इन दो सिचुएशन में हमें मीन यूज नहीं करना। ऐसे एक एग्जांपल कर रहा हूं, फाइंड द वैल्यू दैट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डेटा। सेंटर, दरमियान में डेटा रेंज है, पहले ही रेंज है। मैंने क्या किया, मैंने मीन फाइंड कर दिया। मैंने कहा चले मीन का आंसर आ गया 75। 75 रीडिंग आएगी यहां पर, लाजमी तो नहीं ना, मीन डेटा ही की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। 75 इज द आंसर। देखिए इससे नीचे कितनी वैल्यूज है, 4, इससे ऊपर कितनी है, 3 और 2 5। ये तो फिर 75 जो आंसर है वो सेंटर में तो नहीं आया ना, नॉट एट द सेंटर, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि वाकई मीन आ भी सकता है, ये नहीं मैं कह रहा, बाज औकात डेटा इस तरह से होता है कि मीन का आंसर बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, लेकिन लाजमी नहीं है। तो इसलिए अगर आप यहां पर मीन कैलकुलेट करेंगे तो रॉन्ग। मीन इज 75 नॉट एट सेंटर बिकॉज 4 वैल्यूज आर लेस बट 5 वैल्यूज आर अबव इट। वो जो पहला पॉइंट क्या था कि अगर ऑब्जेक्टिव था सेंटर फाइंड करना, मीन फाइंड करेंगे मीन, तो वो मिसलीडिंग होगा। सेकंड, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द मंथली इनकम, उनकी एक महीने की कितनी इनकम है, इन थाउजेंड ऑफ रुपीज ऑफ फार्मर्स इन अ सर्टेन विलेज। किसी गांव के फार्मर्स 1000 में। एक से पूछा कि हाँ भी आपको मंथली कितना आपके इनकम आ जाती है, वो कहता जी 35,000 क्योंकि थाउजेंड्स में है ना। दूसरे से पूछा 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45,000, 500,000, 5 लाख। लैंडलॉर्ड था ना, फार्मर ही होगा ना वो भी, उसके पास कोई 5, 7, 10 मुरब्बे थे, वो कहेगा मेरी तो 5 लाख है। और क्वेश्चन था, गवर्नमेंट ये देखना चाहती थी कि यहां पर फार्मर्स की इनकम कितनी है। अब पता ना, एक एक करके तो नहीं बताएंगे, चले हम अरिथमेटिक मीन जिसे मीन कहते हैं वो फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने मीन फाइंड कर दिया इस दफा, 91,000 आया। इनकी कैलकुलेशन की मैंने, इन सबको ऐड किया, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड किया, तो 91,000 जो रुपए है वो आ गया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि वैल्यूज इन दिस डेटा सेट आर राउंड अबाउट 91,000। और कह दिया जी गवर्नमेंट को पता चल गया कि इस इलाके के जो फार्मर्स हैं वो तकरीबन कोई 91,000 के राउंड अबाउट मंथली कमा लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो बड़े, इसके ऊपर टैक्स लगाओ। ये गवर्नमेंट कर रही है ना, ये 91,000 तो बड़ी एक हैंडसम अर्निंग है, इसके ऊपर टैक्स लगाओ। आ गए जी आप 91,000 के राउंड अबाउट कमा रहे हैं। तो ये जितने भी फार्मर थे ये वाले, सबने कहा ये क्या कर रहे हैं जी, मेरी तो 35-36 बनती, आप 91 पे लेके गए हुए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा था कि जो हायर इनकम है उसको हम कोई फैसिलिटी देंगे। पता चला 91,000 जो है वो बहुत ज्यादा इनकम नहीं है। इसने अब शोर मचाया, उन्होंने कहा जी मेरी 5 लाख रुपया बनती है और आप कह रहे हैं 91,000 के राउंड अबाउट है। तो देखें, मीन तो यहाँ पर आपको ट्रू डेटे की पिक्चर ही नहीं समझा रहा। बिल्कुल सही है, ये सिचुएशन आ रही क्यों, इसमें क्या है आउटलायर, ये 5 लाख, ये आउटलायर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज 45, 44, 42 और ये 500 आउटलायर। 91,000 ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बिकॉज above data because the presence of 500 which is outlier in the data। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितनी लार्ज हो जाए, यानी कि 90 अगर 90,000 आ जाए तो वो आउटलायर है, 55,000 आ जाए तो आउटलायर है, वो तो बाकियों की तरह ही है ना। तो ये नहीं अभी बिलहाल बताया आपको, लेकिन ये समझा दिया कि आउटलायर है क्या, मीन के साथ क्या दो प्रॉब्लम, कब मीन यूज नहीं करना, जब सेंटर फाइंड करना हो, जब डेटे में आउटलायर आ जाए। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मीन आउटलायर से इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, ये उसकी एग्जांपल है, बस यही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। अब क्या करना चाहिए, मीन की बहुत बड़ी खूबी, ये सारी वैल्यूज को अपनी कैलकुलेशन में अकोमोडेट करता है, और यही खूबी खामी बनती है इसकी वजह से। सारी वैल्यू ने रोल प्ले करना है, आउटलायर ने भी कैलकुलेशन में जाना ही जाना है। और जैसे ही आउटलायर, मैं कहता तो ये डेटे की पोल्यूशन है, अगर ये पोल्यूट कर दिया आपने डेटा तो वो तो फिर खत्म हो गया ना। तो
आउटलायर से बचने का क्या तरीका है? आप क्या करें, अपना मेथड ही चेंज कर लें। यूज मीडियन, ये फोर्थ टाइप की एवरेज है, इंस्टेड ऑफ मीन अंडर द अबव सिचुएशन। ऊपर वाली जो सिचुएशंस में अगर डेटा आ जाए, क्या कि हमें सेंटर वैल्यू फाइंड करना हो, आउटलायर का चले कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में है भी नहीं, 63, 67, 70, 85 तो कोई भी नहीं है, लेकिन वहां क्यों नहीं आपने मीन यूज करना, वहां सेंटर फाइंड करना था और सेंटर फाइंड हो नहीं सकता। तो मीडियन, मीडियन इज द फोर्थ टाइप ऑफ एवरेज। मीडियन इज द फोर्थ टाइप ऑफ एवरेज व्हेन टू यूज अंडर दीज टू कंडीशंस। तो मैंने आपको मीडियन की सिचुएशन भी समझा दी, व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द सेंटर और व्हेनेवर देयर इज एन आउटलायर इन द डेटा। अब मीडियन की डेफिनेशन है क्या? मीडियन इज अ वैल्यू मीडियन इज अ वैल्यू दैट डिवाइड्स द अरेंज्ड डेटा, डेटा को अरेंज करना मेन कॉन्सेप्ट, इन टू इक्वल पार्ट्स, दो हिस्सों में तकसीम कर देना, 50% डेटा बिलो, 50% डेटा अबव इट। दैट इज मीडियन इज एट सेंटर ऑफ द डेटा। किस तरह से, कैसे फाइंड करना है? डेटे को पहले अरेंज कर लेना, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन फर्स्ट होगी, कोई सेकंड भी होगी, कोई थर्ड भी होगी, कोई फोर्थ भी होगी, कोई फिफ्थ भी होगी। इस लोकेशन पे जो ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई होगी, कौन सी लोकेशन है ये? n+1 डिवाइडेड बाय टूथ, th लिखा हुआ ना, टूथ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। इस लोकेशन पे जो ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई होगी वही डेटे का मीडियन होगा। n+1 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। ये मैंने इसी चीज को ग्राफिकली, डेटे को अरेंज कर लिया, अरेंज, सेंटर में ये लाइन, यहां पर जो एक्चुअली रीडिंग पड़ी हुई होगी जो कि इस लोकेशन पर होगी, यही डेटे का मीडियन होगा। दिस वैल्यू इज द मीडियन वैल्यू बिकॉज दिस वैल्यू इज एट द सेंटर ऑफ द ऑल द वैल्यूज। 50% वैल्यूज ऑन वन, 50% वैल्यू एंड ऑन द अदर पोर्शन कैलकुलेट करना है। The following data represent the marks obtained by 20 students during entry test of a college. Find the median mark. किसी कॉलेज में एंट्री टेस्ट हुआ है, 20 स्टूडेंट उस टेस्ट में अपीयर हुए हैं, प्रिंसिपल को यह कंसर्न है कि कितने नंबर ऐसे हैं कि आधी क्लास ने, आधे स्टूडेंट ने यानी कि 10 उससे कम नंबर ले रहे हैं और आधे स्टूडेंट यानी कि 10 उससे ज्यादा नंबर ले रहे हैं। पहले तो डेटे को अरेंज कर लिया, ये 20 वैल्यू अरेंज कर दी, लोकेशन फाइंड कर दें, किस लोकेशन पर है वो मीडियन पड़ा हुआ। फार्मूला बताया हुआ है n+1 लोकेशन, n 20 है, 20 वैल्यूज है ना टोटल, +1 21 डिवाइडेड बाय 2 10.5। इस लोकेशन पे जो ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है वो बिल्कुल डेटे के सेंटर में। आप कहेंगे 10th ऑब्जर्वेशन की तो समझ आती है, 11th की भी समझ आती है, ये 10.5th ऑब्जर्वेशन क्या है? 0.5 को हम हाफ कहते हैं, हाफ कहते हैं ना। ये मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप क्या करें, जो 10वीं लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है यानी कि 10th लोकेशन पे, उससे मजीद आधा और आगे मूव कर जाएं। तो 10वीं और 11वीं वैल्यूज जब 10वीं से आधा डिस्टेंस मूव करेंगे तो कह सकता हूं 10वीं और 11वीं के बिल्कुल दरमियान में पहुंच जाना है आपने। यहीं पर जो ऑब्जर्वेशन पड़ी हुई है वही डेटे का सेंटर बनता है। अब ये इस ऑब्जर्वेशन तक पहुंचना कैसे है? इस ऑब्जर्वेशन तक मीडियन यानी कि ये सिर्फ लोकेशन आपको बताएगा कि इस लोकेशन पे जाके देखें वहां मीडियन है। अब नोट करना है कि इस लोकेशन पे वैल्यू बनती क्या है। 10.5 में 10 जो है वो होल नंबर है, वो आपने लिख लेना, 10 नहीं लिखना, 10th लिखना है। 10 और 10th में फर्क है। 10 स्टूडेंट, 10वां स्टूडेंट, फर्क हो गया ना, 10 स्टूडेंट इन टोटल। आज क्लास में 10 स्टूडेंट थे, मैंने क्लास से 10वां स्टूडेंट उठाया है एक पोजीशन में, फर्ज करें आपने उसको रोल नंबर लगाए हुए हैं, 10वां स्टूडेंट मैंने पिक किया है। तो जो होल नंबर है वो 10th, फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.5। 10.5 के बाद होल नंबर 11 आता है,
10.5 से पहले होल नंबर 10 आता है, तो 11th माइनस 10th, 11 माइनस 10 नहीं कर रहा, 11th माइनस 10 कर रहा हूं। क्या करना है कि जब आपके पास लोकेशन आ जाए, अगर तो लोकेशन होल नंबर में आ गई 10th, वो तो बड़ा सीधा ना, 10वीं लोकेशन पे देखें कौन है, लेकिन यहां पर आ गई फ्रैक्शनल, तो क्या करना है आपने, जो होल नंबर हो वो ले लेना 10th, 0.5 और इसके बाद का होल नंबर 11, इससे पहले का 10.5 से पहले 10 होल नंबर के तौर पर आता है, 11th माइनस 10, जिसके टेक्निकल मीनिंग ये है कि 11 और 10th स्टूडेंट के नंबरों में जितना फर्क है उसका आधा करके 10वें स्टूडेंट के नंबर में ऐड कर दें, आप बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएंगे। अब जरा 10वें स्टूडेंट के नंबर नोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30, ये ना वैल्यू पुट कर दी, 0.5 एज इट इज, 11 स्टूडेंट 31, 10 स्टूडेंट 30, दोनों को माइनस किया 0.5, तो आधा 30.5 यहां पर कहीं आ गया। क्या मीडियन या मीन या कोई भी चीज डेटा में से ही कोई होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना, या मीन का आंसर डेटा ही की कोई वैल्यू होती नहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने कह दिया 30.5, प्रिंसिपल को कह दिया कि आधे स्टूडेंट ने नंबर 30.5 से कम लिए हैं और आधे स्टूडेंट के नंबर जो आ रहे हैं वो 30.5 से ज्यादा है, तो बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये 10 के 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर जो है वो 30.5 से कम है, और ये 10 के 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर जो है वो 30.5 से ज्यादा है। तो वो डेफिनेशन पूरी होगी ना कि मीडियन इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डेटा। अगर यहां पर बात करूं तो ये 30.5 बनते हैं, इतने मार्क्स बनते हैं, तो आधे स्टूडेंट इससे ज्यादा हैं और आधे स्टूडेंट जो है वो इससे कम है। अच्छा, फर्ज करें इसका यूटिलिटी या यूज, कॉलेज वाले कहते थे एंट्री टेस्ट बच्चों के लिए आए, बड़े एंट्री टेस्ट में लोग आ गए, जो मर्जी आ सकता है। अब कॉलेज वालों ने कहा था कि हमने एंट्री टेस्ट में बच्चे तो ले लिए, लेकिन हमने आधे बच्चों को हमने सिर्फ पास करना है, आधों को हमने फेल कर देना। आपने कहना आप फेल हो गए हैं तो आपको तो हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दे रहे। अब यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को समझ नहीं आ रही थी कि पासिंग मार्क्स कितने रखें। अगर 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर अगर पासिंग मार्क्स रख दें तो क्या गारंटी है कि अगर 1000 बच्चा आएगा 500 बच्चे 50 से ऊपर नंबर लेंगे और 550 से ऊपर, आपको कैसे पता है? पेपर मुश्किल बनाया, हो सकता है 100 बच्चे बस 500 से ऊपर नंबर लें, 50 से ऊपर नंबर लें। पेपर आसान बन गया, सबके नंबर 50 से ज्यादा है तो सबको एडमिशन। कॉलेज हर सूरत में आ रहे बच्चों को फेल करना है, तो कॉलेज को चाहिए रिजल्ट पासिंग मार्क्स डिक्लेयर ना करें, बच्चों से पेपर ले ले। आसान है, मुश्किल है, छोड़ें इस चीज को, बच्चों से पेपर ले ले। पेपर ले लिया, मीडियन कैलकुलेट किया 30.5, अब कॉलेज डिक्लेयर कर दे कि जो जिन बच्चों, ये नंबर है आपके, और जिन बच्चों के नंबर हमने पासिंग मार्क्स पहले नहीं बता रहे, अब बता रहे 30.5 है, आधे बच्चे 30.5 से कम है, ये फेल हो गए, ये सब फेल है, और आधे बच्चे 30.5 से ज्यादा, ये सारे बच्चे पास हो गए। देखें, इसके अलावा कोई और वे नहीं था कि क्या डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें, कितने नंबर रखें कि आधे बच्चे फेल हो जाए आधे बच्चे पास। आप पेपर लेके मीडियन फाइंड करें। समझ आ गई ना यूज का? समझ आ गई। अच्छा, लेट्स सपोज मैं इसी को एक्सटेंड कर रहा हूं, इसी को, ये जो बच्चे फेल हो गए 50%, ये बार बार कॉलेज को किए जा रहे हैं, हम एक और मौका दे दें, रीटेस्ट कर लें। अब कॉलेज समझता है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि जो 5 नंबर लेने वाला है वो भी कहे जी मैं बस ऐसे ही फेल हो गया, मैं तो बड़ा लायक हूं भाई, 30 पास है, तुम्हारे नंबर 5 है, तुमसे दोबारा भी टेस्ट लेंगे तो तुम्हें कौन से सुरखाब के पर लग जाने। हाँ, जिसके 2829 है वो तो शायद जेन्युइन कह सकते हैं जी हमारा रीटेस्ट ले ले, हमें चांस दे दे। अब कॉलेज ये नहीं चाहता कि सबको ही दोबारा रीटेस्ट के लिए बुला ले, तो कहा गया कि जो बच्चे फेल है इनके और आधे कर दें, हाफ। यहां देखें कितने नंबर हैं, और कह दें कि जो बच्चे है तो फेल लेकिन उसके नंबर इससे ज्यादा हैं, वो रीटेस्ट के लिए आ जाए, बाकियों को आप जवाब दे दें। वैसे तो क्या किया मैंने, हाफ डेटा पहले कर दिया, ये हाफ हो गया ना डेटा, और फिर हाफ का हाफ, पाइया, पाइया आलू दे दें, क्वार्टर, हाफ का हाफ, क्वार्टर, क्वार्टर से मेरा कंसर्न हो जाएगा।
इसी तरह से जो बच्चे पास थे, कॉलेज ने डिसाइड किया कि जो पास हैं उनमें जो आधे बच्चे हैं तो वो पास, लेकिन जो आधे बच्चे हैं टॉप वाले उनको हम कोई स्कॉलरशिप देंगे। तो कॉलेज को समझ नहीं आ रही थी स्कॉलरशिप मार्क्स क्या डिक्लेयर कर दें, ये डिक्लेयर कर दें। आधे बच्चे इससे ऊपर मार्क्स ले रहे होंगे, आधे बच्चे इससे नीचे होंगे, लेकिन यहां तक होंगे ना आधे, पास का आधा। तो ये आप क्वार्टर से आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वांटिटी यही है, मीडियन को तो आपको आ गया। क्वार्टाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे क्वार्टर्स नहीं क्वार्टाइल्स पढ़ते हैं। क्वार्टाइल्स जिनको नोटेशनली हम Q1, Q2, Q3 कहते हैं, आर द वैल्यूज UES values are the values that divides the arranged data into 4 equal parts, into 4 equal parts। कैसे फार्मूला लिखते हैं, Q, अच्छा यहां J लिख दे, जो कि आपको एक्चुअली 1 2 3 फार्मूले लिखने हैं, तो मैंने ये तीनों ही लिख दिए हैं। होता है ना, अगर आपने लिखना हो ना x1 x2 x3 अप टू x20, तो एक स्टाइल ये होता है कि आप यहाँ पर ना ऐसे आई जे कुछ लिख दें और आई को आप अलहदा से लिखने की ये 1 2 और 20 तक वैल्यू ले सकते हैं। जब आप 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, जब आप 2 पुट करेंगे x के साथ ये बन जाएगा, x के साथ 3 पुट करेंगे ये बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी मैंने वही चीज अडॉप्ट की है कि जी मुझे 3 फार्मूले लिखने थे, तो मैंने लिख दिया क्यू जे और आगे लिख दिया जे को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, जे को 2 पुट करेंगे ये बन जाएगा, जे को 3 पुट करेंगे तो तीसरे क्वार्टाइल की लोकेशन आ जाएगी। सिर्फ लोकेशन, क्या जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो यहां लिख दें, मल्टीप्लाई विद n+1, और क्वार्टर चूंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड करता, वो पीछे 2 इसलिए था कि वो मीडियन था और मीडियन 2 पार्ट्स में है, तो देन आप इसको फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकली। अगर ये डेटा रेंज हो तो 3 पार्ट्स जो हैं, कोई वन दैट इज Q2 एंड Q3 और 25% ईच पोर्शन में, आधे का आधा कर दिया, यस बिल्कुल सही है, Q2 को हम मीडियन भी कॉल करते हैं, ये मीडियन का ही रोल प्ले करेगा, एक ही बात है, तो मीडियन का ही ये रोल प्ले करेगा। कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी, फर्ज करें Q1 की, जो इधर आ रहा है सबस्क्रिप्ट में 1, वो इधर मल्टीप्लाई n+1 और डिवाइडेड बाय 4, ये बन गया 5.25 ऑब्जर्वेशन। 5वीं तो समझ आती है, 6ठी तो समझ आती है, 5.25 का मतलब है 5th ऑब्जर्वेशन के बाद 0.25 क्या होता है, 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर और मूव कर जाएं तो देखें होल नंबर, जैसे पीछे पीछे मैंने यूज किया था फ्रैक्शनल पार्ट, 5.25 के बाद होल नंबर कौन आता है, 5.25 के बाद होल नंबर 6, और इससे पहले होल नंबर क्या आता है, 5.25 से पहले 5, डेटे में से 5वीं 1 2 3 4 5 21, और 0.25 छठी 25 21 4 20 22 नंबर बनते हैं, तो 22 मार्क्स बनते हैं। आप डिक्लेयर कर दें कि 30.5 वाला तो चले पास है, लेकिन जिनके 22 से ज्यादा नंबर बनते हैं, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर जिनके 22 से ज्यादा नंबर बनते हैं वो रीटेस्ट में आ सकते हैं। ये ऐसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, तो देखिए 1 2 3 4 5 10 फेल थे, 10 फेल थे, 10 का आधा 5, 22 नंबर से ऊपर ऊपर वाले सिर्फ 5 ही हैं, लेकिन वो 30.5 से कम है, यानी कि फेल क्लियर हो गया। फाइंड करना है Q2, वही मेथड, 2 यहां पर आ रहा है, 2 2 10.5, सारा वही प्रोसीजर किया, देखिए आंसर वही आ गया, वही आंसर आना चाहिए, आना भी वही चाहिए। एंड देन थर्ड क्वार्टाइल 15.75 ऑब्जर्वेशन, 15th होल 0.75, 3 क्वार्टर बनता है ना, क्वार्टर का तीसरा हिस्सा, और इसके बाद का होल नंबर 16, इससे पहले का होल नंबर 15, वैल्यूज पुट की तो 36.5। कॉलेज डिक्लेयर कर दे कि जिन बच्चों के 36.5 से ज्यादा नंबर हैं उनको हम स्कॉलरशिप देंगे, पास हुए हुए स्टूडेंट्स के आधे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल जाएगा, क्योंकि उनके नंबर 36.5 से ज्यादा होंगे। यहाँ पर 10 पास थे ना, ये सारे पास हैं, इनमें से 1 2 3 4 5 को स्कॉलरशिप मिलेगा। टेक्निकली आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं,
कि जी ये क्या है जी, नंबर इतने नंबर। वैसे ही मैंने एक डमी सी एग्जांपल ली तो समझ आई कि वाकई अगर ऐसा होगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं। चलें, अभी टाइम ऑफ हो गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी एक्सटेंशन अभी और भी करनी है। अभी तो मैंने वो क्या 2 पार्ट किए थे, जैसे वो आपने ईद पर देखा ना, कसाई साहब जब बकरा करते हैं तो पहले तो पूरी उसकी वो क्या उसके ऊपर से स्किन उतार के, खाल उतार के, तो पहले तो उसके 2 पार्ट करते हैं ना, वो दरमियान से, फिर वो अपने वो क्या वो सफ पे ले जाते हैं, फिर 2 पार्ट जो किए होते हैं ना उसको सेंटर में से 2 अलहदा कर देते हैं, 4 हो गए ना, क्वार्टर में कर लेते हैं, फिर उसके मजीद पार्ट करते हैं, छोटी छोटी बोटियां बना देते हैं। बस हमने यहाँ यही काम करना। ईद का मौका था, मैंने कहा चलें आपको स्टैट का कीमा करना दिखा दें, तो मैंने बस इसके और मजीद स्मॉल पोर्शन कर देने हैं। पहले 2 किए मीडियन बना, फिर 2 के 4 किए क्वार्टाइल्स बना। अब जरा आगे और भी कहानी चलनी है, डिसाइल तक चलनी है, और यहां तक हमने पहुंचना है परसेंटाइल तक। एक एक परसेंट के पार्ट किए जाने हैं, एक एक बोटी बन गई लाइक दैट है। आप में ना अभी भी वो कहते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट थे घरों में और बुरा हाल था, जैसे आप लोग हैं ना, आप घर में बिल्कुल बेसुध होके लेटे पड़े थे, आपके अब्बू आए, कहते इनको क्या हुआ है, कहता जी इनको भूख लगी है, गोश्त खाना है, अभी तक कसाई ने गोश्त किया नहीं है। तो अब्बू ने कहा ओ लाओ लाओ यार, इनको इनको तो भूख से बुरा हाल है, तो ये को काम भी करें, ये पढ़े भी, इन्होंने पढ़ना भी है, इन्होंने AFC के पेपर देने हैं, तो ये तो अगर ऐसे सोए रहे या लेटे रहे तो बुरा हाल हो जाएगा, खिलाओ भी इनको खाना। लो जी, उनको उठाया, गोश्त आ गया, बनाया, आप मदर ने अच्छी तरह उन्होंने खिला दिया। अब्बू चले गए, वापस आए तो फिर सोए हुए। मैंने कहा अब क्या हुआ, खाना नहीं खिलाया जी, खिला दिया है, अब क्या कर रहे हैं, कहता जी खाना तो खा लिया है, अब रेस्ट कर रहे हैं, हिम्मत ही नहीं है पढ़ने की। तो आप में भी से ना कुछ लोग अभी ना रेस्ट ही कर रहे हैं, उनमें ना हिम्मत ही नहीं है कि वो आज बैठ के क्लास पढ़ सकें। 43 आउट ऑफ आई थिंक 69 या 59, 69 शायद या 59, आई डोंट नो। तो 43 लोग पढ़ रहे हैं, और बाकी वही बात कि पहले उन्हें खाना नहीं मिला, और जब खाना मिल गया तो अब सोए नहीं उठ रहे कि जी खाना खा गए हम थक गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ना बच्चों अब जरा पढ़ाई की जानिब भी आओ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।